नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग जानेंगे टेन वाला को लेकर। जो टेन वाला एक पीवीसी रिगिड सीट बनाने वाली कंपनी रही है। इसमें देखा गया कि प्रोडक्टिविटी भी इनके पास ये चीज़ रिगिड सीट के बाद और जो कि प्लास्टिक पीवीसी से बनने वाली अब जो प्रोडक्टिविटी होती है, इनमें इनका कामकाज और अलग-अलग की फैक्टर को देखा जा सकता है। चलिए इन सभी जो प्रोडक्टिविटी है, इन प्रोडक्टिविटी से क्या फ़ायदा आती है, क्या नुकसान आती है और मार्केट का रिएक्शंस कहाँ पे जाती है, निवेशकों का मन कहाँ पे भट जा रही है, उनकी सभी परतों दर हम पेज बाय पेज खोलने की प्रयास करें। तो सबसे पहले हमारी नज़र जाती है निवेशकों का इंटरेस्ट खोले। जहाँ तक कंपनी का सवाल है, वो तो प्रोडक्टिविटी हमने समझा। प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे यदि आप नंबर ऑफ शेयर होल्डर को देखें, इस कंपनी में ऑलमोस्ट कितने हैं? केवल 6,800 नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करती है, क्योंकि इसमें से पिछले क्वार्टर से इसमें गिरावट आती है। और ऐसे स्टॉक से मैं अक्सर कहता हूँ कि कुछ ऐसे स्टॉक जिससे थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, जहाँ पे लगातार ही बल्क डील चलता हो। लगातार बल्क डील का मतलब कुछ सेंटिमेंट ऐसा बना है। फिलहाल यहाँ पे नहीं था, लास्ट दो देखने को मिला है जिस कंपनी का मार्केट कैप है 296 करोड़ के आसपास। यदि आप बुक वैल्यू देखें तो 159 का, इंटरेंसिक वैल्यू 141 का, करंट प्राइस 316, जो कि लगातार हायर टू हायर को क्या कर रही है, अपनी एक रेजिस्टेंस बनाने में कामयाब हासिल कर। जहां तक लोअर साइड की बात है तो 120 तक गया था। लेकिन इन सब बातों पे हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना कि भाई मार्केट की प्राइस कहाँ जा रही है, नहीं जा रही है, क्योंकि इनमें कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कंपनी को। कंपनी को समझने के लिए उनके कारोबार को देखिए। यदि इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों का जो लगाव है, वो कितना है? अर्निंग पर शेयर पे 37x का कहता है निवेशकों का इंटरेस्ट, तो यहाँ पे कहती है 73x का। अर्थात मार्केट में यहाँ पे क्या है? ओवर वेटेज की बात करती है। इसको कहते हैं बेसिकली ओवर क्राउडेड स्टॉक की भूमिका में निकल के आती है, जहां पे प्रमोटर्स की होल्डिंग 67%, आरओई और आरओसी का बहुत ज़्यादा रिटर्न की बात नहीं करती है, जबकि डिविडेंड भी नहीं देती है। फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग भी चर्चा करें तो करीब 43% ही कंपनी अर्निंग करती है। इसके अलावा कि देखा जाए तो करंट रेशियो का जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा कहता है, जबकि डेट्स बिल्कुल फ्री है। जब करंट रेशियो का मत जो कि नंबर है काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो इसके लिए एक ही चीज़ को जानना ज़रूरी है, आखिर रिकन्सिलिएशन क्या कहती है इन सब चीज़ों को लेकर के, जहाँ नंबर ऑफ शेयर काफ़ी कम है। और इन सब चीज़ों को लेकर के चाहे कारोबार हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो स्टॉक हो, एक ही वर्ड हर जगह क्या होता है? इनबिल्ट होता है, जिसका नाम है रिस्क। तो रिस्क को लेकर के क्या कहते हैं हम लोग? आमतौर की भाषा में अपनी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के, हेल्थ को लेकर के या एक्सीडेंटल को लेकर के हम अलग-अलग तरह की इंश्योरेंस कवर ले लेते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में रिस्क टू रिकन्सिलिएशन पहला देखना पड़ेगा, जिसमें कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो क्या कहती है। इसके अलावा जो मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस लेवल है, उनका काम करने का तरीका है, वो एक निवेशकों के बारे में क्या सोचती है, कुछ जब प्रॉफ़िट कमाती है तो देती है कि नहीं देती है। तीसरे पड़ाव में हम लोग जानते हैं कि आखिर इसमें रिस्क टू रिटर्न कितने बनाती है। यदि हम मार्केट में सीधे-सीधे पैसा लगा दें और बिना कुछ बिज़नेस को समझे तो हमें कितना देता है, और बिज़नेस को जान के करें तो कितना देगा। कहाँ पे इनके लिए सपोर्टिंग बन सकती है, कहाँ पे रेजिस्टेंस तक जा सकती है। जो कंपनी 1985 में बनी थी, टेनवालाज़ केमिकल्स एंड प्लास्टिक्स लिमिटेड, डज़ मैन्युफैक्चरिंग इन द प्लास्टिक शीट्स एंड द ट्रेडिंग ऑफ द कमोडिटी एंड शेयर की बात उन्होंने रखा है। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ये शेयर मार्केट की ट्रेडिंग भी करती है और एक्चुअल में इसका समझना ज़रूरी है। जो कंपनी क्या शेयर मार्केट में डील करती है, प्रोडक्टिविटी भी कुछ करती है अपने बिज़नेस, जो कि प्लास्टिक का आइटम्स था। चलिए, इनको यदि हम आप देखेंगे, तो अभी इसको ये नहीं कह सकते हैं कि लगातार अपनी पीक पे चल रहा है। क्योंकि पिछले 1 साल के डेटा को देखें, तो यहाँ पे आंकड़ा कहती है कि लगातार क्या कर रही है, कई बार गिरावट भी देखने को मिला है, कई बार चलती भी है और कई बार एक लंबी गिरावट भी दर्ज कर, जहाँ पे 5 सालों में 531% की उछाल किया है। और लगातार ये क्या कर रही है? बढ़ती जाती है। वहाँ पे हमने क्या देखा था? निवेशकों का इंटरेस्ट कितना है?
निवेशक कितने हैं कंपनी में, और वॉल्यूम मार्केट में कितने ज़्यादा आ रहे हैं और या जा रहे हैं। यहाँ पे वॉल्यूम का भी चिंता हमने देखा। इसके अलावा की बात करें तो कंपनी को लेकर के जो लगातार हाई पे चल रही है, इसमें सितंबर तक का रिजल्ट भी आया। उस रिजल्ट के आंकड़ा को देखेंगे, उस आंकड़ा में क्या सामने निकल के आती है? ऐसा तो कुछ था नहीं। जब ऐसा कुछ था नहीं तो मार्केट में क्या कैश किस अकॉर्डिंग मूव करता है? क्वार्टरली में यहाँ पे गिरावट दर्ज करती है 21% तक की, जबकि नेट प्रॉफिट में भी करीब 7-8% की गिरावट दर्ज करती है। उसी आंकड़ा से यदि ईयरली डेटा को देखें तो ईयरली डेटा में एक लंबी उछाल देखने को मिलता है। चलिए, यहाँ तक 40% की उछाल की बात करती है। तो लास्ट 12 महीने के डेटा को भी हम चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ तक कंपनी को यदि आप नंबर में देखें तो नंबर में कंपनी सेल्स बढ़ोतरी करती है, लेकिन ऑपरेशंस में गिरावट दर्ज करती है। जो कंपनी के पास अदर सोर्स ऑफ इनकम हर बार नहीं आता, वो कई बार कुछ बड़ी नंबर आती है और वो नंबर हमारे सामने ये दिखता है कि भाई बहुत बड़ा प्रॉफिट बुक कर, अर्थात इनके खुद के कारोबार से तो नहीं आती है पैसा, लेकिन अदर चीजों से देखें जहां पे इन्होंने निवेश करके रखा होगा, अदर कुछ काम धंधा करते होंगे, वहां से इनके पास पैसे आ गए तो वो दिखावे के लिए आ गए। जबकि ईयरली ग्रोथ की तरफ देखें तो 11 करोड़ तक की सेल करती है लास्ट 12 महीने में, और ऑपरेशनिंग जो है वो एक सेंटिमेंटल कहता है कि लगातार इसमें गिरावट है। ऐसा काम क्या कर रहा है कंपनी जो इसके ऑपरेशन से लगातार गिरती है, और एक ही बार नहीं हो सकता है, कोई एक्सपेंसेस मानो तो 2 4 5 साल 7 साल 8 साल गिर सकता है, लेकिन देखा जाए तो 14 से लेकर के 24 10 साल का आंकड़ा हो गया, इनकी ऑपरेशन से लगातार गिरावट देखने को मिलता है। लेकिन प्रॉफिट हमेशा बुक करती है कंपनी, क्योंकि अदर सोर्स ऑफ इनकम इनके पास उतने निकल के आ जाती है जहां से इनके पास प्रॉफिटेबिलिटी बुक करती है, और कर्ज तो बेसिकली है ही नहीं कंपनी में। लेकिन जैसे ही रिस्क को देखेंगे तो रिस्क बिल्कुल फ्री की बात कहती है, और रिस्क फ्री की बात के साथ साथ यदि आप इनके कंसलेशन पार्ट में यदि कर्ज को लेकर के, एसेट्स को लेकर के आंकड़ा देखें तो ये कहती है कि कर्ज बिल्कुल कर्ज फ्री कंपनी है। फिक्स एसेट्स केवल 2 करोड़ का है और निवेश इनका काफी ज्यादा रहा। अर्थात ऐसा लगता है कि कंपनी का जो काम धंधा है वो स्टॉक मार्केट से ही काम धंधा चला, जहाँ पे निवेश करते हैं, निवेश को रखे हैं, उसको दिखाते हैं, उसी में बुक करते हैं, और अदर एसेट्स भी इनके पास काफी ज्यादा नहीं रहा। इसके अकॉर्डिंगली यदि अब हम इसको देखें, बैलेंस शीट की फिगर को देखते हैं तो कहती एसेट्स तो लगातार बढ़ी है, और लायबिलिटी भी। अब यहाँ पे देख लीजिए इन 2-3 नंबरों को। कोई ऐसी बात बताता हूँ जहाँ पे एक सिंपल सी समझने वाली बात, कंपनी कैसी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कारोबार से उनका स्ट्रेटजी क्या कहती है, उनकी पोजीशंस कैसी बनी है। स्टॉक की प्राइस तो हो सकता है 400% बढ़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन चीजों से फर्क पड़ता है भाई। कैसे पड़ता? एक्चुअल में लायबिलिटी आप 600% की वृद्धि कर, और आपकी एसेट्स 23% बढ़ रही है। ऐसी कौन सी चीजें थी जहां पे लायबिलिटी बढ़ते हुए भी आपकी एसेट्स में बढ़ोतरी नहीं देखने को? आप एक चीज को और समझने वाली बात है, वो क्या कहती है? वो कहती है इनको लेकर के क्या हो, यदि हम ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ देखें तो सेल्स लगातार गिरती है लास्ट 12 महीने, प्रॉफिट गिरती है, स्टॉक प्राइस सीजीआर बढ़ोतरी दर्ज करती है, और रिटर्न ऑन इक्विटी इनको बिल्कुल ही स्थिरता पे बना के रखी है, जो हम कुछ बोलने वाले नहीं हैं। तो मार्केट को चलना कैसे, किस रिएक्शन से चलना, और किनको मौका मिला, ये एक बड़ी बात है। यदि पैसे यदि मल्टी वैगर की सब तरह बढ़ा है, 500% बढ़ा है, या एक साल में 142% बढ़ा है, या 6 महीने में 122% बढ़ा है, एक महीने में यदि 21% की उछाल दिया है, तो पैसे किनका बढ़ा? क्योंकि पैसे बनने के साथ साथ पैसे बिगड़े भी होंगे यदि उन्होंने पैनिक देखा होगा जिनके पास हो। इसीलिए मैं गोल्डन रूल को हमेशा डिस्कस करते हैं, चाहे हमारी लर्निंग फर्स्ट टाइम हो या लास्ट टाइम हो, हमेशा कुछ गोल्डन रूल को हम डिस्कस करते हैं, जहाँ पे सिंगल रूल है मार्केट के लिए, सबको चाहिए पैसा, सबको चाहिए प्रॉफिट।
तो प्रॉफिट के आंकड़ा से देखिए, निवेशकों का हमने इंटरेस्ट देखा, जो 32% की होल्डिंग है किसके पास, आम निवेशकों के पास, इसमें 2% और 2% के अलावा की बात करें तो एक और निकल के आती है 1% के आसपास और 1%। इसके अलावा की बात करें हमारे सामने कुछ और चीज दिखती है, और वो दिखती है कि जनरल अपडेट कंपनी ने दिया था कि डी इन्वेस्ट करती है शेयर ऑफ द, जो कि कंपनी था सेमन नाइट्स साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड, उसमें डिस डाइवर डे इन्वेस्टमेंट की बात उन्होंने रखी है और ये आंकड़ा उन्होंने साझा किया। इस पे जरा हम फोकस करें तो उन्होंने 5 तारीख को ये अपडेट दिया था डेन वाला ने। उन्होंने कहा था कि हमारी एक शायद कंपनी है जो कि वेयर इन द कंपनी इनिशिएटेड द एक्सचेंज ओवर द जो डिस्कशन द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द, कहती है कि हमारी कंपनी डिस इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर ऑफ द इसका साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड का, जो कि वेरी इनिशियल स्टेज में है, जो कि वेयर इन द कंपनी इंडिकेटर्स इन द बेल्ट टू द डेम द ऑपरेशंस और ओपननेस को लेकर के उन्होंने कहा कि उसमें कितने कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं, इन्होंने ऐसा कोई डेटा शामिल नहीं किया है, तो एक न्यूज आर्टिकल बना के रखा गया। जबकि पीयर्स में देखें, अदानी इंटरप्राइजेज एजिस लॉजिस्टिक्स से कंपेयर किया जा रहा है, जबकि कंपनी का कारोबार भले ही 10% बढ़ा हो, ESM 1 के अंदर रखा गया। और वॉल्यूम को देख लीजिए, यदि हम वॉल्यूम की चर्चा करें, पूरे के पूरे वॉल्यूम कितनी 7,000, डिलीवरी टोटल ट्रेड कितनी होती है 13,000 आसपास वॉल्यूम आती है। स्टैंड लॉन डेटा के बेसिस पे ऑपरेशंस और नेट प्रॉफिट मार्जिन में काफ़ी वृद्धि दर्ज करती है। डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा आंकड़ा दिखाती नहीं है, लेकिन यदि हम इनकी सेगमेंट वाइज देखें आखिर इनका मेन कारोबार कहाँ से है, वहाँ से हमें कुछ एग्जैक्टली पता चलेगा इनको कंपेयर करने के लिए किस डिपार्टमेंट किस कंपनी से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास ट्रेडेबल्स आइटम्स में करीब 42 लाख की और प्लास्टिक सीट में करीब 7 लाख की ट्रांजेक्शन, मतलब ये छोटी सी इतनी ट्रांजेक्शन रही। और इसके अकॉर्डिंग यदि हम उन दूसरों पहलू को भी देखें तो मार्केट कैप कहती है 296 करोड़ का, जबकि इनके पास बाकी सारे चीज को कहती है अच्छी, कुछ अच्छी बात कहती है कुछ अच्छी बात नहीं कहती, जबकि वर्किंग कैपिटल पर अच्छी बात कहती है, सिम्स रेट को लेकर कहती है, डिविडेंड की कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, अर्निंग इनकम काफ़ी ज़्यादा रहा है, लेकिन चार्ट को देखें तो लगातार एक वृद्धि दर्ज करती नजर आती है और ट्रेंडिंग वे चलता रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गोल्डन रूल समझते हैं मार्केट को लेकर के, जब भी लिया हो, जब भी इस टाइम पे लिया हो, उसकी सबसे पहले तो टाइम जब भी लिया हो उसके एक टर्म को देखना जरूरी है कि टर्म कितनी कितने पीरियड के लिए इसको लगा रहे हैं पैसे को, उस टर्म के बेसिस पे परसेंटेज कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दूसरी बात, और इसके बेसिस पे उसको जब भी लिया उसको न्यूट्रल मानिए, नीचे के लिए हमेशा रिस्क को देखिए, आप एक्सपेक्टेशन को हमेशा प्रॉफिट मान के बुक करते रहना चाहिए, और रिस्क को हमेशा क्या करना है, एसएल के साथ खत्म करना है। यदि आप एवरेज और हेल्थ के साथ खत्म करते हैं सब, इसमें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उतने ज्यादा फंड नहीं होते हैं एक आम निवेशक को लेकर के, जिसके लिए एक फाइनेंशियल प्लानिंग और एक डिसीजन की जरूरत होती है। इसमें प्रॉफिट को हमेशा बुक करते रहना चाहिए, क्योंकि सोचने वाली बात है यहाँ भी कोई ना कोई आज बेचने के लिए बेताब बना हुआ है, भले ही 10% सप्लाई क्या किया है, कम कर। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, हमारे साइड से कोई भी कंपनी को लेकर ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं है, ओनली लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड एंजॉय।